शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इस शो को हर रोज आपको दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपने प्रदेश और अपने मुख्यमंत्री के बारे में पूरी जानकारी इस शो के माध्यम से ले पाएं। और हमारा भी पहला टारगेट यही होता है कि हर रोज यानी कि डे टू डे एक्टिविटी में मुख्यमंत्री आपके राज्य के या फिर आज कहां कहां मुख्यमंत्रियों की गतिविधि हुई है उसकी पूरी जानकारी शो के माध्यम से हम आपको पहुंचा पाए। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको सीधे सीधे शो के माध्यम से पता चल पाता है कि आज मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं, आपको उस कार्यक्रम उस प्रोग्राम से क्या कुछ मिलने जा रहा है, आपके राज्य को कितना कुछ आपके मुख्यमंत्री दे रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, साथ ही साथ आपके प्रदेश आपके राज्य के अलावा भी आपके आसपास के राज्यों में क्या कुछ चल रहा है इसकी भी पूरी जानकारी हम आप तक देते हैं। तो आज मिस्टर चीफ मिनिस्टर में शुरुआत हम करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तो शुरुआत उत्तर प्रदेश से कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का जो दूसरा बजट था वो आज पेश किया। लगभग 6.90 लाख करोड़ का ये बजट था। विधानसभा में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट को पढ़ा, पेश किया। योगी सरकार ने इस बजट के जरिए युवाओं, महिलाओं, किसानों, कामगारों को साधने की भरसक कोशिश की है। चुनावी राह आसान करने के लिए सड़क, सेतुओं के निर्माण समेत बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया गया है। बजट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश वाला बजट करार दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि बजट पिछले 6 साल में 2 गुना से ज्यादा बढ़ा है। इस बार 6,90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया गया है। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की प्रतिबद्धता है और इस बजट में प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है वो भी बिल्कुल साफ यानी कि क्लियर दिखता है। उत्तर प्रदेश में ये अमृतकाल का पहला बजट है। तो क्या कुछ आज हुआ है उत्तर प्रदेश के सदन में, अमृतकाल का बजट यूपी के लिए क्या कुछ लेकर आया है, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा। और इसी दृष्टि को ध्यान में रख करके हम लोगों ने अमृत काल का यह प्रथम बजट प्रस्तुत किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्षों के अंदर प्रदेश ने जो बजट अपना प्रस्तुत किया है, आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है 6,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत हुआ है। आप 16-17 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था प्रदेश के अंदर वह 3,40,000 करोड़ रुपए का था। आप देखेंगे पिछले 6 वर्ष के अंदर दुगने से अधिक की वृद्धि प्रदेश के बजट के लिए हुई है। इस दौरान प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है, दुगने से अधिक हुई है। प्रदेश की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई, दुगने से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। और इस दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यह जो बजट के दायरों को बढ़ाया गया है, यह उत्तर प्रदेश के अनुरूप है। यह डबल इंजन सरकार की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता से लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जो वायदे किए थे, 130 जो हमारे वायदे थे, आज के इस बजट प्रस्तुत करने के साथ उनमें से 110 वायदों को हम इसके साथ इसमें समाहित किए हैं। पूरे बजट में अगर आप उसका बजट पर ध्यान देंगे तो लगभग 64,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लोक कल्याण संकल्प पत्र में घोषित संकल्पों के लिए समर्पित हैं और उसमें बजट में उसका प्रावधान किया गया है।
मित्रों, प्रदेश ने ये जो अर्थव्यवस्था को, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के दायरे को बढ़ाया है, उसको विस्तार दिया है, इसके लिए हम लोगों को अनेक कदम उठाने पड़े। प्रदेश में कर चोरी को रोकना पड़ा, वित्तीय अनुशासन और बेहतर वित्तीय प्रबंधन को प्रदेश के अंदर कैसे लागू किया जाए, इसमें शासन प्रशासन स्तर पर और हर एक स्तर पर, हर विभागीय स्तर पर इस पर कार्य हुआ। आज उसका परिणाम है कि जहां 2016-17 में राजस्व कर जो प्रदेश को केवल 86,000 करोड़ रुपए का प्राप्त होता था, वह आज 2022-23 के अंदर, यानी इस वित्तीय वर्ष के अंत में मार्च 2023 में जब हम लोग अपने राजस्व कर को देखेंगे तो ये 2,86,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2,20,000 करोड़ रुपए को। अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि योगी सरकार का ये जो बजट है वो कितना खास है। तो जल्दी से आपको समझाने के लिए कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, एक बार बात कर लेते हैं। तो योगी सरकार के इस बजट में क्या कुछ है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये बजट पेश किया आज सदन में, और साथ ही हम आपको बताते चलें कि 6,90,000 करोड़ का ये पूरा यानी कि टोटल बजट है। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का अब 8% से ज्यादा का योगदान होने वाला है। जीआईएस में हुए 33.50 लाख करोड़ रुपए के 19,000 से ज्यादा समझौते ज्ञापनों पर सिग्नेचर्स हुए हैं, साइन हुए हैं। किसानों के खातों में भेजी गई तकरीबन 51,000 करोड़ से ज्यादा की राशि 3 महिला पीएसी बटालियन का होगा, उसका गठन होगा। साथ ही कन्या सुमंगला योजना के लिए 1,050 करोड़, साथ ही विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का बजट। लड़की पैदा होने पर 25,000, लड़का पैदा होने पर 20,000 रुपए, और कॉलेजों के संचालन के लिए तकरीबन 2,491.39 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य व्यवस्था पर 12,650 करोड़ खर्च किए जाएंगे। तो वहीं वाराणसी गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़, झांसी और चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 235 करोड़, फार्मा पार्क्स के लिए, उनकी स्थापना के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, विकास के लिए 25 करोड़ रुपए। 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना भी की जाएगी, भी कहा गया है। छात्र छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन्स 3,600 करोड़ की अन्नपूर्ति योजना हेतु 21,791 करोड़, साथ ही 25 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1,000 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश के बाद आपको सीधे लिए चलते हैं उस राज्य में। उस राज्य की बात कर लेते हैं जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं। बात राजस्थान की। यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि इन दिनों जनता के बीच में अपनी सरकार के बजट का बखान कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में बजट की तारीफ करते हुए बजट को अब तक का सबसे बढ़िया बजट बताया। कहा कि हमने बजट में हर एक वर्ग का ध्यान रखा है, जनता हमारे बजट से काफी खुश है। तो वहीं पेपर लीक पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पेपर लीक एक राष्ट्रीय बीमारी बन गई है, जो कि कई राज्यों में हो रही है। इन्हें रोकने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा। इस दौरान अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। वो भी उन्होंने कहा कि बीजेपी की तिगड़मबाजी जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की है, लेकिन राजस्थान में वो कामयाब नहीं हो पाएगी। बीजेपी को अब जनता ही सबक सिखाएगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सब ने जो है पूरी तैयारी के साथ आए थे। जो कैटेगरी ABC बनाई गई है उनको हमने कहा प्रायोरिटी रखो, जो जरूरी जो काम है उनको प्रायोरिटी पे रखो। तो तमाम लोग बहुत तैयारी के साथ आए थे। मुझे बात बहुत प्रसन्नता है कि पिछला बजट भी जो है करीब 95% पार कर गया। बहुत बड़े संकेत हैं कि बजट इस प्रकार घोषणा होने की बात है, तो बजट घोषणा होने के बाद में लागू होना बहुत कठिन काम भी होता है। वो काम भी हुआ है और मैं समझता हूँ कि इस बजट में भी लोगों को उत्साह है और अच्छा पब्लिक भी उत्साह है। अभी जो मुझे मिले भीड़ के अंदर लोग, वो तमाम लोग बजट की तारीफ कर रहे हैं।
इसके मायने कि बजट को लेके भी लोगों के अंदर पहली बार जानकारी मिल रही है, क्योंकि पहले हमने प्रचार कर दिया तो लोगों ने बजट को सुना। पहले सुनने का बहुत कम लोगों को रिवाज था। इस बार जब बजट सुना है तो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट आ गई हमारे लिए क्या क्या घोषणा हुई है, तो वहीं से वो शुरू करते हैं। अच्छी घोषणा हुई है, हमें अच्छा लगा। जहाँ मैं जा रहा हूँ, अभी जोधपुर में गया हूँ या सिरोही गया या उदयपुर गया, जहाँ जाते हैं तो पहली बात तो लोग वहाँ ये कहते हैं सब बजट बहुत अच्छा आया है। किसानों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, छात्रों के लिए भी, सबके लिए अच्छा बजट आया। और पेपर लीक होते हैं कई बार। अभी अरुणाचल प्रदेश में हो गया कल परसों, उत्तराखंड में लाठीचार्ज हुआ है, वहाँ भी आउट हो गया, मध्य प्रदेश में हुआ है, गुजरात में हुआ है, सब राज्यों में हो रहे पेपर आउट। एक राष्ट्रीय बीमारी बन गई, राष्ट्रीय स्तर बीमारी बढ़ गई। हमने तो यहाँ लोगों को जेल में डाल दिया है, कानून पास कर दिया है, मकान ध्वस्त कर दिए हैं, काफ़ी कुछ किया है। आगे भी छोड़ेंगे नहीं, हम नवाचार भी कर रहे हैं। अच्छा रास्ता क्या निकले जिससे कि बीमारी, जब इतनी बड़ी नौकरी लगा रहे हैं तो ये बीमारी जो आई है पेपर लीक की, बड़े बड़े माफिया इसमें रहे हैं, उनको हम छोड़ेंगे नहीं, उन तक जाएंगे, पहुंचेंगे और जेल के शिकंजों बंद करवाएंगे। ये तो सत्ता में आना एक बात है, इनकी नीतियाँ, इनके कार्यक्रम के सिद्धांत जो हैं वो देश हित में नहीं है, इसलिए हिंसा हो रही है, तनाव हो रहा है। पत्रकार, साहित्यकार, लेखक जेल में बैठे हुए हैं। टारगेट तो महाराष्ट्र बन गया इनका, कर्नाटक बन गया, मध्य प्रदेश बन गया, और मैं आप सबकी दुआओं से, प्रदेशवासियों की दुआओं से बच गया। यही तो फर्क है, वरना अभी तक तो ये पता नहीं क्या करते। तो ये तो इनकी अप्रोच अच्छी नहीं है, और जनता सबक भी सिखाएगी। चुनाव आने दो इनको, पहले असेंबली आएगी फिर पार्लियामेंट आएगी। अब बात बिहार के मुख्यमंत्री की कर लेते हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बात हम करेंगे। उन्होंने आज जहानाबाद में बाणावार पहाड़ी पर पर्यटन विभाग की तरफ से बनाए गए रोपवे का निरीक्षण किया। इसके बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी ने पर्यटन भवन का उद्घाटन भी किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में टूरिज्म की काफी संभावनाएं हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि कई बार पटना के घाट पर तेजस्वी यादव बिहार टूरिज्म को बढ़ावा देते नजर आए, और साथ ही सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। तो वहीं मिशन साल 2024 को लेकर के भी उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, 2024 में बीजेपी को हटाना। हम लोग उस मकसद पर काम कर रहे हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने उस बयान पर भी अपनी राय दी है जिसमें जीतन राम मांझी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, सबकी अपनी इच्छा होती है अपने बेटे को आगे बढ़ाने की, इसमें गलत क्या है। आप भी सुनिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आज क्या कुछ कहा है। गौर से पर्यटन होगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, व्यवसायिकों के लिए भी अच्छा रहेगा, और बिहार में इसको बहुत बढ़ेगा। अब बाणावर हम यहाँ आए हैं और ये हम पहली बार आए हैं, और कहा जाता है कि पहला मैन मेड गुफा जो है मानव ने बनाया, जो कि ये पहला है, तो ये अद्भुत है। और ये तो हम लोग का प्रयास है कि वर्ल्ड हेरिटेज की इसकी वो मिले, ताकि लोग जो है बाहर से भी आए, ताकि इसको डेवलप करने में हम लोगों को सहयोग भी हो। हम लोगों का लिमिटेड बजट है, लेकिन फिर भी हम लोग गंभीर हैं, इसलिए यहाँ आए हैं, क्योंकि इस जगह को हम लोग चाहते हैं कि डेवलप किया जाए। इससे पहले आप जान रहे रोपवे वगैरह का निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो चुका है, और सारी चीज़ों के बगल में कैफेटेरिया है, लेकिन वो स्थिति अब वैसी नहीं है। हमने बोला है कि भाई इन सारी चीज़ों को कोई पर्यटक अगर आएंगे तो बैठेंगे कहाँ, चाय नाश्ता या उनको रिलैक्स करना हो तो कहाँ करेंगे। एक वैसी कैफेटेरिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन मकसद है 2024 में भाजपा को भगाना, और उस मकसद के साथ हम काम कर रहे हैं। आप ही के विधायक का आया है की सरकार है, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व
में चल रही है, कहीं किसी को जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम लोग विचारधारा जो हमारी है, हम लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में सांप्रदायिक शक्तियों को आने नहीं दे सकते। सबकी अपनी इच्छा होती है, तो गलत बात है क्या? ना गलत तो क्या है ये हमलावर कहाँ है ना, लगातार बोल रहे हैं। वो चाहते हैं उनका बेटा सीएम बने, तो कौन अपना बेटा को जो है ऊंचा जाते हुए या बड़े से बड़े पद पे जाते हुए नहीं देखना चाहता? सब लोगों की इच्छा होगी। आप नहीं चाहते आपका बेटा आपसे ज्यादा नाम करे, सही बात। तो सबकी इच्छा होती है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को, हम पहले ही बता दे रहे हैं, हमको कोई हड़बड़ी नहीं। अब इसके मायने आप समझ जाइए सही बात कि क्या है। और अब बात मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कर लेते हैं, मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की, जिन्होंने पुलिस लाइन बालाघाट में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही कार्यक्रम में तकरीबन 55 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सही मायनों में पुलिस के जवानों के लिए प्रमोशन शब्द छोटा होता है। मैं आज वीरता का सम्मान करने आया हूं, मैं वीरों की पूजा करने आया हूं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से सैल्यूट उन्हें मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने पुलिस एवं हॉक फोर्स के जवानों से कहा कि जब भी वे जंगल में नक्सल उन्मूलन अभियान में जाते हैं तो खुद को अकेला ना समझे। मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की सरकार भी उनके साथ खड़ी है। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी को लेकर के बयान दिया और कहा कि राज्य में बेरोजगारी की जो दर है वो कम होगी। साथ ही सरकार रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है और लगातार काम भी कर रही है। मैं अपने हॉक फोर्स को, पुलिस बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सीआरपीएफ के मित्रों को भी 1 साल में नक्सलवाद के खिलाफ जो प्रभावी कार्रवाइयां हुई हैं और हॉक फोर्स प्रदेश के पुलिस बल को जो सफलताएं मिली है वो गर्व करने वाली है। हमारे जवानों ने घोर घने जंगलों में घनघोर परिश्रम करते हुए जो नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम किया है, वो बहुत बहुत अभिनंदनीय है। इसलिए आज मैं तीसरी बार आया हूं इनका सम्मान करने, आउट ऑफ टर्म प्रमोशन देने। इनकी वीरता, इनकी कर्तव्य निष्ठा, इनके परिश्रम को मैं प्रणाम करता हूं। एक तरफ नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और दूसरी तरफ मैं ये भी कहता हूं कि विधि विरुद्ध भारत के संविधान के खिलाफ जाकर इस तरह की गतिविधियों में संलग्न रहकर जो इस काम में लगे हैं वो अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। ये रास्ता छोड़ना चाहिए। मध्य प्रदेश में बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन कहीं भी इस तरह का विचार हो वो देश और समाज के लिए घातक होने के साथ साथ उनके लिए भी ठीक नहीं है। और इसलिए इस राह पर नहीं जाना चाहिए। अभी 1,14,000 पदों पर शासकीय भर्तियां जारी हैं। अलग अलग पद निकाले जा रहे हैं, शिक्षकों के हों, पुलिस के हों, पटवारी के हों, सभी विभागों के। एक तरफ शासकीय नौकरियों में
भर्तियों के माध्यम से रोजगार, दूसरी तरफ स्वरोजगार की योजनाओं में जिसमें मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित अनेकों योजनाएं हैं, उसके अंतर्गत रोजगार, तीसरे निवेश लाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम ये लगातार मध्य प्रदेश में चल रहा है। और मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारी की दर सबसे कम है, लेकिन रोजगार देने का अभियान निरंतर जारी रहेगा। और ठीक इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल में स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया। आपको यहां बताते चले कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पौधारोपण का प्रदेश भर में अभियान चलाया है। इसीलिए खुद मुख्यमंत्री ने रोजाना एक पौधा लगाया। और साथ ही अगर बात की जाए पौधों की, तो अब तक तकरीबन 740 से ज्यादा अलग अलग प्रजाति के पौधे लगाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से भी जन्मदिन, वेडिंग एनिवर्सरी पर पौधा लगाने का आह्वान किया। जनता भी अपने मुख्यमंत्री के आदेश को मानते हुए पौधा लगाती है ताकि राज्य हरा भरा रहे और पर्यावरण संरक्षित रहे। अब बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी कर लेते हैं। उन्होंने विकास नगर के सेलाकुई में सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण आज किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सघन फसल उत्कृष्टता केंद्र के जरिए से किसानों की आय बढ़ाने के विकल्पों पर काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में पहाड़ी क्षेत्रों में टिमरू और तेज पत्ते की खेती को व्यावसायिक स्तर पर किए जाने के लिए काम किया जा रहा है। इस दौरान केंद्र के डायरेक्टर निपेंद्र चौहान ने सगंध केंद्र की उपलब्धियां भी बताई। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान, साथ ही मैं आपको बता दें तमाम लोग वहां मौजूद रहे। विधायक लोकार्पण की स्थापना की गई है, जिससे स्वचालित तकनीक युक्त ग्रीन हाउस जिसकी अधिकतम क्षमता हमारी भौगोलिक परिस्थितियां है। ये सघन केंद्र जरूर हमारा मैदानी क्षेत्र में स्थापित है, लेकिन यहाँ से ये पौध जो यहाँ पर उगाई जा रही है उसको बढ़ाया जा रहा है, लगाया जा रहा है और तैयार किया जा रहा है, वो विभिन्न क्षेत्रों में जानी है। तो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं और बहुत सारा स्थान ऐसा है। अभी हम लोग जब अंदर जाकर दालचीनी और जापानी मिंट, तैमूर इन सबको देख रहे थे, तो वहां पर जिस प्रकार से ड्रिप इरिगेशन जो एक पद्धति यहां पर लाई गई है, वो कहीं न कहीं हमारे जैसे राज्य में बहुत उपयोगी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर सिंचाई के लिए वर्षा के सिवा कोई दूसरा साधन नहीं है। अगर बरसात नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है, बरसात नहीं होती तो फसल तैयार नहीं होती है। ये हमारे राज्य की प्रमुख चीजें हैं जिनके चलते राज्य में पारंपरिक कृषि के प्रति हमारे जो कृषक भाई बहन हैं उनका रुझान निरंतर कम होता रहा है। ऐसे स्थानों पर जहां पानी भी है, जहां ये हम जापानी मिंट, दालचीनी, तैमूर और भी जो हमारे अनेकों प्रकार के उत्पाद हैं उनको उत्पादित कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं आज धीरे धीरे रुझान जो है कम हो रहा है। और ये जो हमारा केंद्र है, इस केंद्र से कहीं न कहीं लोगों के लिए जहां अच्छी पौध यहां पर तैयार की जा रही है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। फिलहाल के लिए मिस्टर चीफ मिनिस्टर में बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ। और देखना न भूलें आपका फेवरेट प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर, क्योंकि बात आपके राज्य के मुख्यमंत्री की है।